नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कई योजनाओं के तहत कोविड राहत उपायों की घोषणा की। आदर्श गांव विकसित करने के लिए संचालित की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना में कोविड की वजह से प्रगति नहीं। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने कोविड प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की। 13 और जिलों को 3 देशों के आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार मिला। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कई योजनाओं के तहत कोविड-19 राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS का विस्तार किया है। ECLGS का उद्देश्य बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य उधारदाताओं को 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है, ताकि वे कोविड महामारी से प्रभावित व्यवसायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकें। इस ऋण से वे अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। ECLGS के तहत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपए तक के कोलेट्रल मुक्त स्वचालित ऋण के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। सरकार ने MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए समय समय पर ECLGS 1.0, ECLGS 2.0, ECLGS 3.0 और अब ECLGS 4.0 की घोषणा की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ECIC और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO योजना के माध्यम से अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। EPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अधिकतम लाभ की राशि 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। आश्रित बीमित व्यक्ति ESIC योजना के तहत पेंशन के हकदार होंगे। अगली खबर ग्रामीण विकास से संबंधित है। आदर्श गांव विकसित करने के लिए संचालित की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना कोविड की वजह से प्रगति नहीं कर सकी है। आधिकारिक आंकड़ों से ये पता चला है कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक 2111 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनमें से केवल 1618 ने ही अपनी विकास योजनाएं तैयार की हैं। 2,65,000 ग्राम पंचायतों में से कुल 6,433 गाँवों में वर्ष 2024 तक आदर्श ग्राम बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना को वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। इसके तहत प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत अवसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा और 2019 के बाद ऐसे 5 आदर्श ग्रामों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 2024 तक विकसित किया जाएगा। वर्ष 2019 के बाद ऐसा प्रतिवर्ष किया जाएगा। आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए सांसद अपने गाँव या अपने पति या पत्नी के गाँव के अलावा किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना है जो चिन्हित ग्राम पंचायतों को समग्र विकास की ओर ले जाती है और जीवन स्तर में काफी सुधार करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत योजना के लिए अलग से कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है। आइए अब आपको बताते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित मुद्दे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने की वजह से धन की कमी हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना विभिन्न विकास योजनाओं के समन्वय और अभिसरण की परिकल्पना करता है, जो कि एक कठिन कार्य है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास का क्या महत्व होगा। दरअसल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये द्वीप भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी उपस्थिति के प्रति संतुलन के लिए भी
चीन का महत्व है, क्योंकि हाल के वर्षों में चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी समग्र उपस्थिति को मजबूत किया है। उदाहरण के तौर पर कोलंबो बंदरगाह पर एक पनडुब्बी की तैनाती, ग्वादर और जिबूती में नौसैन्य केंद्र विकसित करना आदि। इसके अलावा ये क्षेत्र बफर जोन की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये द्वीप भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अन्य देशों के बीच बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि इन विकास योजनाओं से संबंधित कई मुद्दे भी मौजूद हैं, जैसे वर्तमान में विकासात्मक परियोजनाएं विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC और तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ समिति के विचाराधीन हैं। EACs पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनुमोदन पर सरकार को परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर गठित की गई हैं। CRZ समिति तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के तहत विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के अधीन कार्य करती है। इसके अलावा जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों जैसे कि ओंग जनजाति के लिए आरक्षित कुछ अंचलों की अधिसूचना रद्द करना भी इसका एक अहम मुद्दा रहा है। इसके अलावा इन विकास परियोजनाओं से संवेदनशील पारिस्थितिकी और कई स्थानिक प्रजातियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगली खबर कोविड प्रभावों से संबंधित है। केंद्र सरकार ने कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उन सभी बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है जिनके माता पिता दोनों या उत्तरजीवी माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है। इसे PM केयर्स फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा और इसमें 5 उपाय शामिल हैं। इसमें बच्चों के नाम पर सावधि जमा का प्रावधान है। PM केयर्स एक विशेष रूप से डिजाइन योजना के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का कोष तैयार करेगा। ये 18 वर्ष की आयु से मासिक वित्तीय सहायता या वजीफा प्रदान करेगा और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसे कोष की राशि मिल जाएगी। इस योजना में विद्यालयी शिक्षा, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर्स से शिक्षा का अधिकार RTE नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। PM केयर्स से वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक के लिए खर्च का भुगतान किया जाएगा। वहीं 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चे की देखरेख अभिभावक या दादा दादी या विस्तारित परिवार द्वारा जारी रखी जाती है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता प्रदान की गई है। इसमें मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा। या केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए PM केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। साथ ही इस योजना में स्वास्थ्य बीमा भी दिया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी बच्चों का नामांकन होगा। बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स से किया जाएगा। अगली खबर नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। 13 और जिलों को 3 देशों के आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वर्ष 2009 के नियमों के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए सशक्त बनाया है। ये सभी गैर मुस्लिम 5 राज्यों के 13 जिलों में रह रहे हैं, जिनमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। गैर मुस्लिमों में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं। ये अधिसूचना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन वैध प्रवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए है जो पहले ही नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 यानी पंजीकरण द्वारा और धारा 6 यानी देशीयकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन किया है जिन्होंने पासपोर्ट या वीजा के आधार पर भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता एक केंद्रीय विषय है और गृह मंत्रालय समय
समय समय पर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार जन्म के आधार पर, धारा 4 के अनुसार वंश के आधार पर और धारा 5 के अनुसार पंजीकरण के आधार पर, वहीं धारा 6 के अनुसार देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण का प्रावधान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके निर्धारित करता है, जिनमें शामिल है स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी के द्वारा या वंचित करने के द्वारा। ये अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2020 से संबंधित नहीं है, जो अभी लागू नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। एंटीबॉडी आश्रित वृद्धि। कुछ विशेषज्ञों ने ऐसा सुझाव दिया है कि SARS-CoV-2 रोधी एंटीबॉडीज कोविड-19 की तीव्रता को बढ़ा सकती है। AD तब होता है जब एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडीज एक रोगजनक को पहचानती और उससे जुड़ जाती है, लेकिन वे संक्रमण को रोकने में असमर्थ होते हैं। इसकी बजाय ये एंटीबॉडीज ट्रोजन हॉर्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रोगजनक की कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता मिलती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अप्रभावी हो जाती है। हालांकि विभिन्न विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया है कि ADE की संभावित समस्या को पहले से ही कोविड वैक्सीन विकास के दौरान संबोधित किया गया है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे टाइगर रिजर्व के बारे में। श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व SMTR ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और अनामलाई के बाघों के लिए उत्कृष्ट आनुवंशिक विनिमय आधार प्रदान करता है। ये वैगई नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करता है। इसका बेसिन पश्चिम में इलायची की पहाड़ियों और पलानी पहाड़ियों एवं पूर्व में पाक जलडमरू मध्य और पाक की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसमें थेनी, विरुधुनगर और मदुरै जिलों में विस्तारित मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य तथा श्री विलुथुपुर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के वन शामिल हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत औपचारिक रूप से एक टाइगर रिजर्व नामित किया गया था और वर्ष 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। ये मयूरभंज हाथी अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिसमें निकटवर्ती हदगढ़ और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। CSC ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड CSC SPV ने हाल ही में कृषि सेवाओं के लिए एक ई-मार्केट प्लेस या पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पशु चारा और अन्य कृषि आगत उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है, जो भारत के कृषक समुदाय के 86% का प्रतिनिधित्व करते हैं। CSC SPV इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो उपभोक्ताओं को अपने सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है। युवा ये युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना है। युवा यानी युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना। ये योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। ये युवा और नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। ये भारत एट 75 परियोजना यानी आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के विस्मृत नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है। बाल स्वराज कोविड देखभाल पोर्टल। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कोविड-19 के दौरान माता पिता या माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की निगरानी के लिए बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल के उपयोग का विस्तार किया है। बाल स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल है। इसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए NCPCR द्वारा तैयार किया गया है। ये NCPCR को किशोर न्याय और बालकों की देखरेख और संरक्षण
अधिनियम 2015 की धारा 109 के तहत निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।